नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से आज से इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इस चैनल से इंडियन हिस्ट्री अभी पढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत मैं 3 लेक्चर को डिलीवर भी कर चुकी हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक वर्ष यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आवश्यक रूप से आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद की टॉपिक को करेंगे। ऐसे ही जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे सबसे अधिक उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद जो कम होगा इम्पोर्टेंट उसको हम बाद में करेंगे। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े तो सबसे पहले अपने साथ में आवश्यक रूप से एटलस को लेकर बैठे, अथवा जो भी मैप का कोई भी स्रोत हो उसे लेकर बैठे, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है और बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना नाइंसाफी है, पढ़ाई के साथ नाइंसाफी है। इसलिए आप जरूर एटलस या जो भी आपके पास स्रोत है उसको लेकर बैठे। तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी में हम नदी सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की जो नदी प्रणाली है इसको हम स्रोत के आधार पर 2 भाग में बांट देंगे। स्रोत के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा जाएगा। एक है हिमालय तंत्र की नदियां अर्थात हिमालयन रिवर्स, और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां। स्रोत के आधार पर हिमालय तंत्र की भारतीय नदी प्रणाली को हम 2 पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे। वन इज हिमालयन रिवर्स एंड द सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर्स। जो भारत की नदी प्रणाली है बहुत व्यापक और विस्तृत है, इसलिए नदी चैप्टर मतलब रिवर वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 6 या 7 भी हो सकता है कि वीडियो बनाना पड़े, तब जाकर कहीं रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से कंप्लीट होगा कि फिर कभी गलती नहीं होने की गुंजाइश होगी। तो हिमालय तंत्र की जो नदियां है इसको हम एंटीसीडेंट रिवर भी कहते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नदियां, अर्थात हिमालय के उत्पत्ति के पहले की नदियां। हिमालय जो आज का जो हिमालय है, जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इससे पहले भी जिस नदियों की उत्पत्ति हो गई थी उसे ही हम एंटीसीडेंट रिवर के रूप में जानते हैं। और आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती से आपको जरूर परिचय होगा, इसलिए एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत है। ये जो ये जो पूर्ववर्ती नदियां है इसमें से जैसे कि इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इसके अलावा भी है, ठीक है। मुख्य रूप से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आप जानिए। और इस अर्थात ये जो इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय की उत्पत्ति के पहले है, इसलिए हम इनको एंटीसीडेंट अथवा पूर्ववर्ती नदियां के रूप में जानते हैं। अब जो प्रायद्वीपीय नदियां, जो पेनिनसुलर रिवर है, ये भी इसको 2 टाइप्स में हम बांट के पढ़ेंगे। एक नदी है जो इनटू अरेबियन सी, अर्थात एक जो अरब सागर की तरफ जाती है, अरब सागर में जाकर मर्ज हो जाती है, गिर जाती है, और दूसरा इनटू बे ऑफ बंगाल, अर्थात बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरने वाली नदियां को हम अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वो सिंधु नदी पढ़ाएंगे, और एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर हम आगे चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दिन में जो नदी मतलब 2 नदी नहीं हो पाएगा, इसलिए एक नदी को लेकर चलूंगी, उसके बारे में डिटेल सब कुछ कराऊंगी, कोडिंग के साथ आपको कराऊंगी कि कैसे याद किया जा सकता है। क्योंकि ज्योग्राफी में जब तक आप कोडिंग नहीं अपनाओगे तब तक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में नदी भी पढ़ना है, झील पढ़ना है, झरना पढ़ा है, सूरज, चांद, पृथ्वी सब कुछ पढ़ना है, इसलिए हमें कोडिंग करना ही होगा। अगर अपने नॉलेज को आप टिकाऊ बनाना चाहते हो और एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना चाहते हो तो कुछ कोडिंग करना आपको सीखना होगा। तो जो आज सिंधु नदी है इसको हम इंडस रिवर भी जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। सबसे पहले तो इसे हम पौराणिक नदी के रूप में भी जानते हैं। क्यों पौराणिक नदी कहते हैं? क्योंकि इस नदी की चर्चा ऋग्वेद में हुई है
और यह इतनी पवित्र नदी थी कि सरस्वती के बाद इसका स्थान आता था। जब मैं आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगी तो सारी बातें बताऊंगी, बस इतना जानिए कि यह एक पौराणिक नदी है और ऋग्वेद में इसकी चर्चा हुई है, और यह नदी सरस्वती नदी के बाद सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, इसी नदी के पास वैदिक काल में आप पढ़ेंगे सप्त सिंधु प्रदेश, अर्थात सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों से मिलकर सप्त सिंधु प्रदेश का उस समय क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और इसी सप्त सिंधु प्रदेश में जो प्रारंभिक आर्य थे निवास करते थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण भी इस नदी के नाम पर हुआ है। वही हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और इस नदी के नाम पर सिंधु सभ्यता का नामकरण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यही सिंधु नदी और इसकी जो सहायक जो ट्रिब्यूटरी थी, इसी के आसपास तत्कालीन समय में हड़प्पा साइट्स क्या हुए थे, फ्लोरिस्ट किए थे, फैले हुए थे। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन द बेसिन ऑफ द इंडस रिवर, दैट इज हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदूहड़ो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस नदी के नाम पर एक सभ्यता का भी नामकरण कर दिया गया था। इससे समझ सकते हैं आप कि सिंधु नदी कितनी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे चलकर इस नदी के बियॉन्ड भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था, जैसे कि लोथल है, कालीबंगा है, इसके अलावे भी। लेकिन उस समय में निश्चित तौर पे जो मेन हड़प्पा साइट्स थे इसी नदी के आसपास में थे। अब हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सिंधु जो है इसके जो अपवाह तंत्र है, अर्थात इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है भारत में, वो बहुत ही मतलब सिंधु जो भारतीय महाद्वीप का एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी लंबाई लगभग 2828 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर के आसपास है। तो इसकी ओरिजिन हम समझते हैं कि इन तिब्बत में, अर्थात तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक है एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश। ठीक है, इसी मानसरोवर लेक के पास में कैलाश की श्रेणियां है, वहीं पर एक बोखरचू हिमनद है। ये बोखरचू हिमनद कहीं कहीं बोखारचू भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसके नाम को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी होगा, बोखरचू हो या बोखारचू हो, आपको टिक कर देना है। तो सिंधु का जो ओरिजिन हुआ है वह तिब्बत में मानसरोवर के समीप कैलाश श्रेणी के पास एक बोखरचू हिमनद है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि जब वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, अभी मैं आप इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फिर आपको मैं मैप से बिल्कुल ही याद करवा दूंगी। तब तक के लिए आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ये सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरीज खत्म होगी, पूरे मैप के साथ में आपका क्लियर हो। आज के बाद कभी भी आप नहीं भूलोगे, अगर 2 से 3 बार अगर आप इसको कर लेते हो तो। फिर जो ये सिंधु रिवर है, भारत के एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर से होकर बहती है और इसी पर लेह शहर बसा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे आवश्यक रूप से याद कर लीजिएगा। हो सकता है पीसीएस में रिपीट हो जाए। सिंधु नदी भारत में एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर से होकर प्रभावित होती है और यहीं पर इसी नदी के तट पर लेह शहर बसा हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए फिर क्या करेगी, ये कराची के सिंध क्षेत्र में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको मैप पे कि कैसे गिरती है, कौन कौन से शहर इसके मार्ग में आते हैं। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए ये चली जाएगी। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए ये कराची के सिंध क्षेत्र में अरब सागर में जाकर अरब सागर में, ठीक है, कहाँ तो कराची याद कर लेना, कराची के पास यह अरब सागर में जाकर मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। अब सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी अथवा इंडस रिवर जो है, सॉरी इंडस रिवर एशिया के प्रमुख लॉन्गेस्ट रिवर में इसका स्थान आता है। एशिया के प्रमुख लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट, एक लॉन्गेस्ट होता है, एक लार्जेस्ट होता है। अभी मैं लॉन्गेस्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि लंबाई में
कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक चलती है और कितने दूरी को कवर की, कितने किलोमीटर दूरी को कवर की। तो एशिया के प्रमुख लॉन्गेस्ट रिवर में इसका भी स्थान आता है। लेकिन जब बात हो कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो फर्स्ट इन एशिया इज यांगसी रिवर। वेयर इज यांगसी? इट इज इन चाइना। तो फर्स्ट इन एशिया इज यांगसी और इट इज इन चाइना। ठीक है, जब भी फर्स्ट की बात होगी तो ये सिंधु नहीं है, हालांकि लॉन्गेस्ट में इनका जरूर स्थान है, लेकिन फर्स्ट एशिया में है क्या है, यांगसी रिवर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट की जब बात हो जाएगी तो नाइल है, इसको हम नील नदी भी बोलते हैं और यह मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। आप बचपन में पढ़े होंगे कि नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जिस एरिया से मिस्र में बह रही है, फॉलो कर रही है, उस एरिया को बहुत ज्यादा फर्टाइल बना दी है। तो नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र की देन कहते हैं। उसके बाद जो सिंधु नदी है, इसका टोटल ड्रेनेज एरिया क्या है, अर्थात इतने क्षेत्रों में अपने ये जल को फैलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिन क्षेत्रों तक नदियां अपने जल को फैलाती है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज एरिया बोलते हैं। ड्रेनेज एरिया अर्थात नदियों द्वारा जितने क्षेत्र में जल को फैला दिया जाता है उस क्षेत्र को हम ड्रेनेज एरिया कहते हैं। तो अपवाह तंत्र के आधार पर अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो 116500 किलोमीटर स्क्वायर है। लमसम आप इसको कैसे याद कर सकते हो? जैसे इंडस वैली है ना, सॉरी इंडस रिवर है ना, तो इंडस का फर्स्ट लेटर आई है और इंडिया का भी फर्स्ट लेटर आई है, यानी कि 2 आई, तो 11 हो गया और 6500 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो इससे आपको याद आ जाए। फिर इट इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। मैं पहले भी बताई थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी और खासकर पाकिस्तान के लिए तो ये जीवनदायिनी है, क्योंकि यह पाकिस्तान में एक लंबी क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है। एक लंबी दूरी में ये बहती है और जिन क्षेत्रों से गुजरती है उन क्षेत्रों में पाकिस्तान के लिए पीने के पानी, कृषि के लिए सिंचाई, ठीक है, बहुत सारे क्या करती है ये नदी, उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रदान करती है। इसलिए इसे पाकिस्तान को राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। इट इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब वाह तंत्र के आधार पर जो है ये संसार के बड़े नदियों में इसका स्थान आता है, यानी कि लार्जेस्ट कितनी है, तो यानी कि लार्जेस्ट में भी इसका स्थान आता है। लेकिन जब वर्ल्ड में लार्जेस्ट की बात, मतलब फैलावट में बात किया जाए, ओवरऑल लंबाई चौड़ाई मोटाई में, तो लार्जेस्ट में इन वर्ल्ड कौन आएगा, तो ये अमेजन रिवर है। ठीक है, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री बताऊंगी तो आपको अमेजन से निश्चित तौर पे परिचय होगा, वहां पर आप डिटेल में जानिएगा। बस अभी इतना जानने की जरूरत है कि लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इज अमेजन, लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड इज नील, सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इज नील रिवर, और लॉन्गेस्ट में जब पूछा जाएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट इन वर्ल्ड तब बताना होगा अमेजन। यही पूछ दिया जाए कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट, अगर लॉन्गेस्ट पूछेगा तब आप अमेजन नहीं कहना, तब आपको नील कहना होगा। ठीक है, तो ये था लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का कंसेप्ट। अब आते हैं सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, मुख्य 5 इसकी जो सहायक नदियां है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो एक तो है सतलज, ठीक है, सतलज, दूसरी है ब्यास, तीसरी है रावी, चौथी है चेनाब और 5वीं है झेलम। ठीक है, अर्थात सतलज, ये ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। कैसे याद रखेंगे? हमको याद रखना होगा कि सब्र से चलना सीख, झेल लोगे। जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, लेकिन क्या हम उन कठिनाइयों से घबरा जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। हमें सब्र रखना है और सब्र से चलना सीखना है। उसके बाद जितनी भी कठिनाइयां आएगी सब कुछ आप झेल लोगे और अंत में अपने मंजिल को आप छू लोगे। तो इस तरह के आप कुछ कोडिंग बनाओगे कि सब्र से चलना सीख, झेल लोगे। तो स फॉर सतलज, बी फॉर ब्यास, र फॉर रावी,
च फॉर चेनाब और झ पर झेलम। इस आधार पे अगर आप पढ़ते हो तो पीसीएस में प्राय पूछ दिया जाता है कि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण नदियों के क्रम को सजाओ, तो आराम से आप सजा लोगे। दक्षिण से सजाना पूछ दिया तो सबसे पहले दक्षिण में क्या हो जाएगा, मैप में दिखा दूंगी आपको कि सतलज रिवर आएगी, उसके बाद ब स ब, तो ब्यास, र रावी, चलना सीख, चेनाब हो जाएगा, झेल लोगे यानी कि झेलम। सबसे ऊपर में नॉर्थ में क्या है, झेलम। इतना तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि झेलम रिवर क्या है, जे एंड के की एक रिवर है, तो सबसे पहले ऊपर में झेलम ही होगी। बार बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद ट्रिब्यूटरी जब तक इंडस इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं रिवर, ठीक है। इसके जो सबसे पहले आपको देखना है कि इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है, ठीक है। किसका इंपॉर्टेंस पॉइंट, इंडस का इंपॉर्टेंस पॉइंट, और इसके जो ट्रिब्यूटरी इसके जितनी भी सहायक नदियां हैं, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। रिवर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिवर हम ले लेते हैं सतलज। तो सतलज जो रिवर है ये, इसको हम ऋग्वेद में सातुद्री के नाम से भी जानते हैं। इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है, सातुद्री, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर के पास, ठीक है। तिब्बत में जो मानसरोवर है, अर्थात ये विदेशी नदी है, इंडिया में इसका ओरिजिन नहीं होता है, इस बात को जान लो, ठीक है। एक बार यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि इनमें से कौन बाहर की नदी है, अर्थात विदेशी नदी है, क्योंकि हमारे देश से जो बाहर नदियां निकली वो विदेशी हुई। तो तिब्बत में राकस लेक है, ठीक है, वहीं से ये क्या करती है, इसका उद्गम होता है, राकस लेक। मैप में भी आपको दिखाऊंगी। और ये क्या करते, रिमार्क्स क्या है इसके बारे में थोड़ा और कुछ जाने तो पैरेलल टू इंडस, ये इंडस के समानांतर अर्थात सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर क्या चलती है बिफोर एंटरिंग इंडिया, अर्थात इंडिया में प्रवेश करने के पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के साथ साथ क्या करती है, ये बहती है। और अंत में जाकर क्या करती है, यह हिमाचल प्रदेश में एक सीपी कला पास आएगा। सीपी कला दरे रहे जानते हो, पास को दरा कहा जाता है, वहीं पर क्या करती है, ये भारत में प्रवेश कर जाती है, इंडिया में इंटर कर जाती है। और इस नदी पर क्या है, भाखड़ा नंगल डैम, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, चाहे छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो, बार बार रिवीजन करने से वो चीजें आपकी बन जाती है। तो भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पे है, तो भाखड़ा नंगल डैम सतलज रिवर पे है। सतलज को कैसे याद करोगे कि राकस लेक से निकलती है, राकस भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं राक्षस भी बोलते हैं, राकस लेक। इसका हम कोडिंग क्या किए हैं, आप मेरे से भी बेहतर कोडिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा कोडिंग ये है कि राकस सत्य को कभी नहीं हरा सकता है। राकस सत्य को थका जरूर सकता है, लेकिन उसकी औकात नहीं है कि उस सत्य को हरा दे, ठीक है। तो राकस और सतलज, सतलज से हम सत्य को ले लेंगे और राकस राक्षस इसको ये कर लेंगे, यानी कि राकस कभी सत्य को नहीं हरा सकता है, सतलज को जीत देना है राकस लेक से। तो राकस लेक से क्या निकलती है, सतलज निकलती है। अब बात करते हैं ब्यास की। ब्यास, ये जो ब्यास रिवर है, ये ब्यास कुंड से नियर द रोहतांग पास, एचपी पुर हिमाचल प्रदेश। तो ये ब्यास कुंड से नियर रोहतांग पास, अर्थात ये रोहतांग दरे से निकलती है, ठीक है। रोहतांग पास से क्या करती है, ये रिवर निकल जाती है, ठीक है। यानी कि इसका ओरिजिन होता है कहाँ, बी फॉर ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में इसका ब्यास कुंड रोहतांग पास के जगह है, वहीं से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। फॉलोज थ्रू, अब ये क्या करती है कि फॉलोज थ्रू कुल्लू एंड मनाली, और कुल्लू और मनाली होते हुए क्या होती है, ये नदी बहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा गया था कि लेह शहर किस नदी के तट पे है, तो कभी हो सकता है भविष्य में ये भी पूछा जाए कि कुल्लू और मनाली शहर किस नदी के तट पे पड़ता है, तो ये पड़ता है ब्यास नदी के तट पे, क्योंकि डायरेक्ट लिखा फॉलोज थ्रू कुल्लू एंड मनाली। एक और बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि इंटायरली विद इन इंडिया ये नदी जो है, इंडिया में इसका ओरिजिन भर होता है और इंडिया में ये मर्ज भी कर जाती है। इसलिए इस पॉइंट को आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि जो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उनमें से जो ब्यास नदी है वो इंटायरली क्या होती है, विद इन इंडिया, इंडिया में ही खत्म हो जाती है निकल कर। उसके बाद आते हैं हम रावी की बात कर लेते हैं। जो रावी रिवर है, इसको अभी हम कुछ देर के लिए रावी न पढ़कर रवि पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रवि पढ़ेंगे। सब कुछ हम कर रहे हैं कि एग्जाम में हमें याद है और कोई भी चीज गलत ना हो। तो रावी जो रिवर है, इसको हम बोलेंगे कि रवि स्क्वायर। सूर्य भगवान होते हैं ना, तो उनका कई नाम है, जैसे कि भास्कर है, दिवाकर है, दिनकर है, ठीक है। तो रवि जो है एक नहीं है, 2 है, कितना है, रवि स्क्वायर, ठीक है। तो 1 रवि इजकल टू
क्या हो गया, रावी, और एक रावी इजकल टू क्या हो गया, रवि इजकल टू हो गया रोहतांग पास। जैसे ही इस कोडिंग को आप याद रखोगे तो र फॉर रावी और एक रवि से हो जाएगा रोहतांग पास। ये जो रोहतांग पास है कुलू हिल्स अर्थात हिमाचल प्रदेश में ही है, और यही से क्या होता है, रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, पुरुषड़ी रिवर के नाम से जाना जाता था। और इसी पुरुषड़ी के तट पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। जब ऋग्वेद पढ़ाओगे तो मैं बताऊंगी कि 10 राजाओं के युद्ध में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, और उसके बाद इसका जो रिमार्क्स है तो ये फॉलोज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉलोज इंडो पाक बॉर्डर फॉर द पार्टिकुलर डिस्टेंस। और ये इंडो पाक बॉर्डर को पकड़कर एक निश्चित दूरी तक क्या करती है कि फॉलोज करती है, अर्थात बहती है। ठीक है ना, ये फ्लोज करती है इंडो पाक बॉर्डर को एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु के 5 प्रमुख सहायक नदियों में से कौन इंडो पाक बॉर्डर पे बहती है। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक, इंडो पाक बॉर्डर पे रावी नदी बहती है। ठीक है, चेनाब, ठीक है, चेनाब ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको ऋग्वेद में हम अस्किनी के नाम से जानते थे। और ये जो बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है वहीं से इसका उद्गम होता है। बारालाचा पास कैसे याद करोगे, चेनाब से ही तुम याद कर सकते हो आप लोग। जैसे चेनाब है ना, C4 चेनाब, B4 बारालाचा। ठीक है, आंसर इसी चेनाब में इंक्लूड है। C4 चेनाब, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज और, ABC यानी C और B। ठीक है, B इजिकल टू बारालाचा और C इजिकल टू चेनाब, ऐसे भी आप कर सकते हो। या चेनाब में ही खुद लिखा C4 चेनाब, B4 बारालाचा, अर्थात चेनाब का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के HP4 हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से होता है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो एक चीज याद रखना कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलज नहीं है, कौन सी है, चेनाब रिवर है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है यूपीएससी आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ दे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज रिवर है। अगर आप डिटेल्ड में नहीं पढ़े रहोगे तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान आएगा, हाँ सतलज ही है, लेकिन सच्चाई है कि सतलज नहीं है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, चेनाब रिवर है। ठीक है, आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए। ये 2 नदियों से मिलकर बनी है। वन इज चंद्रा, ठीक है, वन इज चंद्रा है, वन इज चंद्रा, और दूसरा कौन है, भागा, अर्थात चंद्रा और भागा को मिलाकर 2 नदियों की धाराओं को मिलाकर स्ट्रीम्स को इसका क्या हुआ है, इसका इस नदी का अस्तित्व कायम हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ कि इसी नदी पर बगलिहार, ठीक है, कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, बगलिहार और दुलहस्ती। ठीक है ना, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो इसी नदी पर, चेनाब नदी पे। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। बगलिहार और दुलहस्ती किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। झेलम की बात कर लेते हैं अब, झेलम रिवर, झेलम, ये बेरीनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, बेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। कैसे याद रखोगे, नाग जो होता है, नाग के काटने पे क्या होता है, विष फैल जाता है, वेरी नाग। ठीक है, जब विष फैलता है तो क्या होता है, उसके विष को झेलना पड़ता है, तो वेरी नाग झेलम। ठीक है, अर्थात जो झेलम रिवर है वो वेरी नाग लेक से कश्मीर के पास से क्या होता है, कश्मीर में निकलती है। वेरी नाग झील, याद रखना, नाग में विष क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो वेरी नाग झील से क्या होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है। और ये फॉलोज थ्रू श्रीनगर एंड उलर लेक, और ये श्रीनगर और उलर लेक से क्या करती है, गुजरती है। ये मत जानना कि उलर लेक में जाकर खत्म हो जाती, उलर से भी इसे आगे अभी जाना है। ठीक है, और पाकिस्तान के वहाँ भी पहुँचेगी। एक शहर है पाकिस्तान का, मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद के पास ये भारत में जब अलग होती है तो ठीक मुजफ्फराबाद से होते हुए आगे चली जाती है। एक चीज इतना जरूर जानना है कि अपने पानी को क्या करती है, उलर लेक में अवश्य डालती है। ये कैसे याद रखोगे कि अपने पानी को ये उलर लेक में ही डालती है, उन का नाम हम जानते हैं, उल। उल क्या करता है कि पानी को झेल लेता है, बहुत सारे पानी को क्या झेलने की क्षमता होती है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब किसी आप पात्र में पानी को रखते हो, जैसे टब में, और ऊन के कपड़े को हम डालते हैं धुलने के लिए, तो क्या करते हैं, बहुत सारे पानी को झेल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे अगर कभी पूछा जाए कि झेलम नदी अपना पानी, ठीक है, कश्मीर के किस झील में
क्या डल झील में डालती है? नहीं। किस में डालती है? ऊलर लेक में डालती है। तो इसे याद रखना, कभी मत भूलना। ऊलर से कैसे क्या करना है? ऊलर से हमको ऊल बना लेना है, और ऊल क्या करता है? बहुत पानी को झेल लेता है। तो ऐसे कुछ करोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट जानते हैं। जैसे कि मैं बताई थी, पहले भी बता चुकी हूँ पिछले स्लाइड में, कि सिंधु नदी, ठीक है, के तट पे भारत का कौन शहर है? तो लेह है। जांस्कर एक रिवर है, कहीं कहीं जांस्कार भी लिखने को देखने को आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये लेफ्ट बैंक है, ये सिंधु की लेफ्ट हैंड साइड पर बहती है। अभी मैप में दिखाऊंगी, बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा कैसे लेफ्ट हैंड साइड पे बहती है। बस इतना आपको याद रखना है कि सिंधु के बाएं तट से होकर बहने वाली नदी कौन है? ये जास्कर रिवर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान गिलगित भी एक रिवर है, ठीक है, जो ये श्वेक रिवर है, श्वेक। इसकी सहायक क्या है? नुब्रा। तो ये आपसे अगर पूछे कि सिंधु की सहायक नुब्रा है, नहीं, ये सिंधु की सहायक है। और ये जो श्योक रिवर है और ये जो गिलगित रिवर है, ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, और ये सिंधु के राइट हैंड साइड पे क्या होती है? बहती है। इस बात को याद रखना है कि जास्कर नदी जो है वो सिंधु के लेफ्ट हैंड साइड पे बहती है, और श्योक और गिलगित सिंधु के राइट हैंड साइड पर। और इसी गिलगित की ट्रिब्यूटरी है हुंजा। तो कभी यूपीएससी प्राय ट्रिब्यूटरीज को पूछ देता है, 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है आपको ट्रिब्यूटरी, जैसे ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज दे देगा सिंधु की, और ब्रह्मपुत्रा सिंधु उसके लिए फेमस है, उसका फेवरेट बन चुका है, इनकी ट्रिब्यूटरी प्राय बार बार पूछ ले रहा है। तो क्या दे देगा आपको कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी हुंजा है? नहीं, सिंधु की सहायक गिलगित की ट्रिब्यूटरी क्या है? हुंजा, अर्थात सहायक की सहायक। यहाँ पर भी सहायक की सहायक है, ठीक है। तो याद रखना, कैसे रखोगे कि गिलगित की ट्रिब्यूटरी हुंजा है? तो जी के बाद क्या होता है? एच आता है, ठीक है। तो गिलगित हुंजा, ठीक है, जी फॉर गिलगित, एच फॉर हुंजा, ऐसे करके आपको याद कर लेना। और शोक का नुब्रा कैसे? तो जब शोक होता है, जैसे शोक, जब जीवन में हमेशा तो खुशी नहीं होता है, समटाइम्स क्या होता है? शोक भी होता है, शेडो लाइफ भी होता है। तो उस समय जब हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं, तो कुछ हमारे समूह स्पेशल होते हैं, वो बोलते हैं शोक नहीं करो, ठीक है, शोक नहीं करो, सब कुछ टल जाएगा। तो शोक को हम शोक से क्या कर लेंगे? कोट कर लेंगे, और नहीं करो अर्थात नुब्रा। तो शोक नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है? नुब्रा रिवर है। आज के बाद मत भूलना, ठीक है। अब आते हैं अदर्स, इसके ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। ये काबुल है, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड पे फॉलो करें। अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे सब राइट हैंड साइड पे है। गोमल है, ये अफगानिस्तान के नदियां है, और ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कंट्री के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। और पूरा बहुत ज़्यादा हमको नदियों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, हमको उसके जाल में नहीं पढ़ना है, हमको उन्हीं रिवर्स को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्टली पढ़ाई करना है, साइंटिफिक रीजन में करना है, ताकि जो भी हम पढ़े एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी होकर जाए। ये मेरा पर्पस है, और मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको रटाऊं, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको समझा दूं, लेकिन आप अपने साथ आवश्यक रूप से एटलस या मैप का कोई भी स्रोत है लेकर बैठना, और पढ़ाने के बाद एक बार अवश्य ही करना, निश्चित तौर पर आपका रिवर सिस्टम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड पे सभी क्या करती है? सिंधु के बहती है, ये याद रखना। राइट हैंड साइड पे कैसे, मैं अभी जस्ट दिखा रही हूँ। और एक चीज और जान लो, ये जो श्योक रिवर है, ठीक है, और ये जो गिलगित है, ये ग्लेशियर वाटर लाती है, यानी कि ग्लेशियर रीजन से आती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मैप, ठीक है। अभी मैं आपको बताई थी, अब आराम से बिल्कुल करना है, तसल्ली और इत्मीनान के साथ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं आपको क्या बताई थी? सबसे पहले मैं बताई थी सिंधु, क्योंकि सिंधु और हम इट्स ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिंधु की बात करते हैं। ये है बोखरचू, देखो यहाँ पर बोरखाचू लिखा हुआ है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बोखरचू लिखे, बोरखाचू लिखे। आपको जिसको लेकर परेशान नहीं है, जो भी लिखा हुआ मिला उसको समझ लेना है, ठीक है। बोखरचू, यहीं पर क्या है? एक ये बोखरचू, ये ग्लेशियर है, और यहीं से सिंधु रिवर क्या कर रही है? देखो निकल रही है, निकलने के बाद तिब्बत होते हुए ये आगे बढ़ रही है, और ये श्योक है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखो, आप यहाँ अपने आप को यहाँ रख कर देख लो, और यहाँ से चलना शुरू करो, आपके राइट हैंड साइड पे ये पड़ जाएगी श्योक रिवर, ठीक है, राइट हैंड साइड।
पर, और ये जास्कर, जिसको जंस्कार भी मैं अभी आपको बताई थी, और ये पड़ रही है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। कैसे याद रखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जास्कर पड़ रही है? क्योंकि जब हम इंडिया में जो भी अच्छा काम, जैसे दान पुण्य दक्षिणा देने का काम करते हैं, राइट हैंड से करते हैं, लेकिन जास्कर नदी पर जब हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उस दिन गड़बड़ हो गया है। उस दिन हमारे हाथ से क्या हुआ है, जो दान दिलाया हो लेफ्ट हैंड साइड से दिला गया। अरे ये तो बड़ा जंस्कार हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इस चीज को कुछ ऐसे करके आप रखोगे, तो आप जब भी जास्कर की बात करोगे तो आपको उस समय याद आ जाएगा। अर्थात जो जास्कर नदी है वो सिंधु नदी के लेफ्ट हैंड साइड पर फॉलोज कर रही है। और ये जो श्योक है और ये गिलगित जो अभी अभी जस्ट बताई थी, ये गिलगित रिवर है। और ये सिंधु के आगे बढ़ाती हूँ सिंधु को, ये सिंधु, एक मिनट, ये सिंधु रिवर है, ठीक है। ये गिलगित उसके राइट हैंड साइड पे पड़ रही है। एक चीज और बता दूं, जैसे ही सिंधु नदी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से आगे निकल रही है, यहीं से निकल जा रही है अभी आगे, संबंध इसका खत्म हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के बाद भारत से। उसके बाद यहीं पर एक नंगा पर्वत, यहाँ पर देख रहे हैं यू टर्न ले रही है, शार्प एंड यू टर्न ले रही है। क्लिप्ड, जो हम बालों में क्लिप लगाते हैं, क्लिप पिन शेप में क्या कर रही है, यहाँ पर यू टर्न ले लेती है। यहीं पर है, कहाँ भारत में यू टर्न लेती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक नंगा माउंटेन है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, इस मैप में नहीं दिखाया था इसलिए मैं यहीं पर है, इसको मैं लिख दी हूँ। आप एटलस में देखोगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में आपको दिख जाएगा। जब नदी वाले आप पिक्चर को देखोगे, वहाँ पर फिजिकल पिक्चर को देखोगे तो वहाँ पर मिलेगा। यहीं पर नंगा पर्वत है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंगा पर्वत किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पर सिंधु नदी क्या करती है कि यू टर्न ले लेती है, ठीक है। और यू टर्न लेते हुए यहाँ से ये बहना शुरू करती है, ठीक है, यहाँ से बहना शुरू करेगी और ये कराची के पास अरब सागर में जाकर गिर जाती है, अर्थात मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब सिंधु नदी के बारे में आपने क्या समझा कि इसका उद्गम क्या है, बोखरचू हिमनद है। बोखरचू हिमनद कहाँ है, मानसरोवर झील, तिब्बत, ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। उसके बाद चलते इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा जास्कर, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, गिलगित आएगा, ये श्योक, ठीक है। गिलगित और श्योक इसकी ट्रिब्यूटरी है, और श्योक की ट्रिब्यूटरी क्या है, ये नुब्रा है, अभी अभी मैं बताई थी, शोक नहीं करो, ठीक है। हुंजा है गिलगित की, इस मैप में नहीं दिया है, आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पढ़ोगे, इसमें दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। कई एक बार आप करोगे नदियों का मैप, तभी जाके क्लियर होता है। अब हमें बात कर ले तू सतलज रिवर की, ठीक है, ये सतलज रिवर है। एक चीज और बता दो, ये भूल गई थी कि जो श्रीनगर है, ठीक है ना, अभी बाद में चलोगे, चलो उसकी जरूरत नहीं, अभी ये समझ लो। राकसताल लेक से निकलती है कौन, सतलज, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलेगी, राकसताल लेक से। राकसताल झील कहाँ है, ये तिब्बत रीजन में, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये तिब्बत है, जो इस पे क्या है, ये चीन का अधिकार है, ठीक है। तो ये राकसताल देखो यहाँ से निकल रही है, सतलज राकसताल झील से ये निकल रही है। राकस क्या करता है, सत्य को कभी नहीं हरा सकता है, अर्थात सतलज का संबंध किससे है, राकस से है, और ये निकल रही है। और यही हिमाचल प्रदेश में एक यहाँ पर सिपी किला पास है, सिपकला दरा, ठीक है। सिपी किला दरा के पास क्या करती है, इंडिया में ये एंटर करेगी, इसमें नहीं दिया हुआ है, यहीं पर सीपी कला यहाँ इंटर कर जाती है। सीपी कला पास के पास, रोहतांग दरा के पास नहीं, सीपी कला दरा के पास ये इंडिया में प्रवेश करेगी, और ये देखो इंडिया में प्रवेश कर गई है, ठीक है, आपकी सतलज। फिर ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ बढ़ी ये सतलज। फिर आगे मैं बताऊंगी कि पंचनद क्या है, उस रीजन में क्या होता है सतलज का। अब ये जो ब्यास की बात कर लेते हैं, ब्यास अभी मैं आपको बताई थी, ब्यास कुंड, ये ब्यास है, ये ब्यास ये रोहतांग दरा से निकलती है, ठीक है। रोहतांग पास यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर है रोहतांग पास, और ये रोहतांग पास से निकलती है। ब्यास ये कुंड है, ये स्पष्ट दिखेगा मैप में, यहाँ पर ब्यास कुंड है, यहाँ से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है इस रिवर का, ब्यास कुंड से ये निकलती है, ठीक है। आगे चलकर ये सतलज में मिल जाती है, ठीक। फिर जाके आप रावी की बात कर लो। रावी को मैं क्या आपको बताई थी, रावी के बारे में भी आपको बताई थी कि ये भी रोहतांग दरे के निकट से क्या करती है कि कुल्लू में जो रोहतांग दरा है वहां से ये निकलती है। रवि रोहतांग पास, आर स्क्वायर बताई थी ना हमको, रवि को क्या कर लेना है, रावी को रवि समझ लेना है और आर स्क्वायर कर देना है, रवि स्क्वायर। 1 रवि इज रोहतांग पास, ठीक है, 1 रवि इजकल टू रावी, अर्थात
रावी नदी भी क्या इसी रोहतांग पास के पास से ये निकल रही है, ठीक है। ये रावी, ठीक है, ये दिख रही है। उसके बाद फिर झेलम की मैं बात बताई थी कि झेलम ये वेरीनाग ये है। वेरीनाग क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में झील है। वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है झेलम का। उसके बाद पानी अपना कहाँ उड़ेगी, ये वुलर लेक है, यहाँ पर अपने पानी को डालती है और क्या रुक गई वहीं पर, नहीं, स्पष्ट दिख रहा है, वहाँ से फिर आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ रही है यहाँ पर, ये देखो। उसके बाद ये क्या कर जाएगी, यहाँ से मुजफ्फराबाद में, क्योंकि हमारा इंडिया का जो ये है, ये चेनाब देखो, ये चेनाब चल रही है अभी, ये चेनाब, ठीक है, इंडिया से निकल गई है। ये हमारे इंडिया का मेन सीमा है, ये इंडिया का मेन सीमा, ये वाला देखो, ये हमारा इंडिया का मेन सीमा है, ये इंडिया का मेन सीमा। चेनाब क्या करती है, यहीं से निकल जाती है और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की तरफ टर्न ले लेती है, ठीक है। और ये सतलज भी, अब सतलज और ये चेनाब जो है कुछ देर तक यहाँ पर आके मिल जाएगी। एक जगह है, उस जगह का नाम है, उस जगह ट्रिम्पू करके जगह का नाम है, हमारे इंडिया के बाहर पाकिस्तान में। वहाँ से दोनों मिलने के बाद कुछ देर तक साथ में चलेगी। यहाँ पर देख लो, कुछ देर तक ये साथ में दोनों बहती है। यहाँ पर एक पंचनद शब्द आएगा आपको सुनने को, पंचनद, ठीक है, पंचनद, यहीं पर ये पंचनद है, ये वाला रीजन पंचनद। लेकिन वो ये हमारे अब पंजाब में नहीं है, इंडियन पंजाब में नहीं है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में पंचनद है। उस समय हमारे जो ये हमारे इंडिया के लिए पंचनद था जब ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर रूल था, ठीक है, अर्थात भारत पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था। ये पंचनद क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है कि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। कौन कौन 5 नदियाँ, वही सिंधु की सहायक, लगभग मतलब कुछ का डायरेक्ट होता है, कुछ का वाटर यहाँ तक आता है, और ये क्षेत्र क्या हो जाता है पंचनद, जैसे चेनाब, सतलज, झेलम, इस ये पंचनद के अंतर्गत झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास के पानी आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही मतलब ये फर्टाइल लैंड बन जाता है और ये पिकनिक प्लेस भी है। इसके बाद यहाँ पर लोग फ्रेश वाटर फिश भी यहाँ पर मिलती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्लेस है। लेकिन अब इंडिया के लिए पंचनद ये नहीं है, ये पाकिस्तान पंजाब के लिए पंचनद फेमस है, ठीक है। अब ये पंचनद भी हो गया। कराची के पास अरब सागर में क्या होती है, सिंधु नदी मिल जाती है। अब इसकी बात कर आपको मैं बताई थी कि एक तो मैं बताई थी कि गिलगित और जो श्योक है इसके राइट हैंड साइड पे चल रही है नदी, जैसे चल रही है वैसे आप अपने आप को चलाना शुरू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से है और राइट हैंड साइड पे कौन सा। इधर की थोड़ा लेफ्ट हैंड एंड राइट के हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे इसके आ जाएगी गोमल, ठीक है, गोमल, ठीक है, अफगानिस्तान के रिवर है, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद एक ओब नदी या जोब नदी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सिंधु की नहीं है, ये गोमल की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। तो हमें ओब और तोची इन नदियों से कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट में जैसे काबुल और कुरमम 2-4 नदियों को जानना है, बाकी नदियों के जाल में हमें नहीं फंसना है, बस उतना ही जानना है जो कि हमारे लिए आवश्यक हो। उसके बाद ये काबुल है, देख लो, इसके राइट हैंड साइड पे क्या हो रही है, सब बह रही है सिंधु के राइट हैंड। इस साइड से भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर पूछा जाए तो आप मैप में देख सकते हो कि ये सभी राइट हैंड साइड पे पड़ रही है। बाकी सिंधु के ये झेलम है, चेनाब है, ठीक है, ये झेलम, ठीक है, ये चेनाब और ये रावी, ठीक है, सतलज, सब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे कि सतलज सिंधु के दाएं तट पे बहने वाली नदी है, गलत हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है, आप करो, करके देखो, पता चल जाएगा कि सतलज दाएं तट पे बह रही है कि बाएं तट पे बह रही है। ये पूछे कि कुरमम, ठीक है, या कुरम सिंधु के दाएं तट पे बहने वाली नदी है, तब जाके करेक्ट आपका हो जाएगा। काबुल के बारे में पूछे कि काबुल दाएं, ये भी सही हो जाएगा। तो आप अपने आप को रख के देख लो और 2 से 3 बार करो, आपका मैप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसमें क्लियर मैं बता दूं एक कि थोड़ा सा देख लो कि झेलम में बताई थी ना कि जो झेलम रिवर है पासेस थ्रू क्या श्रीनगर एंड द वुलर लेक, यस राइट। ये देखो झेलम रिवर है पासेस थ्रू कैसे श्रीनगर से पास हो रही है, यही आपका श्रीनगर है, ठीक है। बेरीनाग लेक है, बताई थी कि बेरीनाग लेक से इसका ओरिजिन होता है और ये आपका श्रीनगर है, ठीक है। ये झेलम रिवर है, झेलम रिवर यही है और ये श्रीनगर था। तो कभी पूछ दे कि श्रीनगर तट किस
किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पे। ठीक है, आपको मैं बताई थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं जो कि इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी के तट पे, जैसे में एक इस्लामाबाद है, ये देख लो इस्लामाबाद होगा, एक हैदराबाद होगा, इस मैप में नहीं दिया है। तो कुछ पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट शहर है वो इंडस रिवर पे फैले हुए हैं। इंडस रिवर, ठीक है, ये हैदराबाद देखो, पाकिस्तान के ये हैदराबाद है और ये भी इंडस रिवर पे ही है। ठीक है, इंडियन हैदराबाद की नहीं बात कर रही हूँ, हैदराबाद दो है, एक पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और कराची के पास सिंधु नदी मिठान कोस्ट के पास क्या होती है, मर्ज कर जाएगी यहीं पर अरबियन सी में। और चिनाब रावी आपको मैं दिखाई थी। एक चीज़ और देख लो, लेह देख लो, मैं बताई थी कि लेह जो है वो ये सिंधु नदी के तट पे है और ये पूछा जा चुका है, यही आपका लेह है। ठीक है, बताई थी कि सिंधु नदी जो है बोखरचू रेंज से चल रही, सॉरी हिमनद ग्लेशियर से चल रही है और इसके तट पर लेह है। देख लो लेह, ये नुब्रा और श्योक भी बताई थी। नुब्रा किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है, श्योक की ट्रिब्यूटरी है ये नुब्रा, ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी नहीं है। लेह, ये लेह है और ये किस नदी के तट पे है, तो ये आपके इंडस रिवर के तट पे है। आपके इंडस रिवर, ये इंडस रिवर ये चल रही है, इंडस रिवर, इंडस सीधे लिखा हुआ देख लो ले। ठीक है, यहीं पर ले है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो आपके मैप पे कमांड होना चाहिए, इसको आवश्यक रूप से आप 2 से 3 बार करना, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हड़प्पा जो है कैसे सिंधु नदी के तट पे दिख रहा है, मोहनजोदाड़ो, सॉरी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के तट, ये देख रहे हो ना सिंधु नदी। ठीक है, ये पढ़ोगे, ये है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये कैसे है। ठीक है, उसके बाद कराची के पास आकर सिंधु नदी में आपको बताई थी, ये देख लो कराची के पास क्या है, ये अरबियन सी है, पूरा अरबियन सी में क्या करती है, ये यहाँ पर मिल जाती है। तो आज मैं आप लोगों को सिंधु नदी और उसके जो भी ट्रिब्यूटरीज है, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, मैं सबको करा दी हूँ, मुख्य को करा दी हूँ, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और फाल कहाँ होता है, डिटेल में कराया गया है। एक बार आप भी अवश्य करें और 2 से 3 बार करें तो आपका ये जो नदी है बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला रिवर सिस्टम में गंगा और यमुना कराऊंगी, तो तब तक के लिए आप इसको आराम से एंजॉय करें ज्योग्राफी को। विश यू हैप्पी लाइफ, ब्रिलियंट लाइफ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और एक चीज़ और, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो को और अच्छी तरह से बना सकूं। थैंक यू।